आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7 से लास्ट टॉपिक फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अंटिल नाउ जो हमने पढ़ा है उसमें हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़ा है और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी कि एल्गी और प्रोटोजोन को पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमने फंगस लाइक प्रोटिस्ट को पढ़ना है, तो आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो उसमें सबसे पहले फंगस लाइक प्रोटिस्ट को क्यों कहते हैं कि ये फंजाई के साथ जो है वो सिमिलर हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि इसकी सिमिलरिटीज क्या हैं फंजाई के साथ। तो दो इसकी सिमिलरिटीज हैं, लाइक फंगस दे आर आल्सो हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, यानी कि फंजाई की तरह जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं ये भी फूड अपनी खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये हेटेरोट्रॉफ हैं। इसी तरह दूसरा पॉइंट, जिस तरह फंजाई की बॉडी में थ्रेड्स होते हैं उसी तरह इनकी बॉडी में भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी को अगर हम देखें तो इनकी बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्कुल थ्रेड लाइक फिलामेंट से मिलके बने हुए हैं, उनके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, उन फिलामेंट्स को हम हाइफी कहते हैं। इसी तरह इनके अंदर भी हाइफल जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। इन दो पॉइंट्स की वजह से हम इनको फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। लेकिन फिर इनको फंजाई क्यों नहीं कह देते? अगर इनकी सिमिलरिटीज उनके साथ हैं तो इसलिए इनके डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। तो उनके कौन से डिफरेंसेस हैं? उसके दो पॉइंट्स। नंबर 1 कि जो आपके फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं इनमें सेंट्रियोल होता है, जबकि जो फंजाई हैं उनके अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। नंबर 2 इनकी जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज हो सकता है, बट जो फंजाई हैं उसमें सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलके बनी होती है। सो इन पॉइंट्स की बुनियाद पे हम इनको फंगस लाइक कहते हैं या इनके इंसेस्टर्स कहते हैं, इनको फंजाई नहीं कहते हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, स्लाइमोर्स या मैक्सोमाइकोटा। उसमें सबसे पहले उसकी फीडिंग स्टेज जो होती है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, एक फीडिंग स्टेज होती है। जो फीडिंग स्टेज है उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज द सिंपल साइटोप्लाज्मिक मास, कुछ भी नहीं है, जस्ट ये एक साइटोप्लाज्म का मैस है ऐसे, और 1 फुट तक जो है वो ग्रो कर सकता है, 30 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपकी एक मल्टी न्यूक्लिएट मास ये मैस है और इसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और ये 1 मीटर ग्रो कर सकता है। इसको हम कह देते हैं जी प्लाज्मोडियम। और इसकी सारी बॉडी में कौन सी चीज होंगे? थ्रेड्स होंगे। सो इसकी बॉडी प्लाज्मोडियम के बाद इसकी जो अपीयरेंस है वो स्लिपरी होती है, यानी कि इसे सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से आउटसाइड पे। जब हम उसको अगर टच करते हैं तो उसकी बॉडी पे हमें स्लिपरीनेस सोप की तरह जो है वो अपीयरेंस नजर आती है। उसके बाद ये ग्रो किस जगह पे होते हैं? स्ट्रीम्स और डैम्स, इनके मॉइस्चर प्लेसेस पे। इसके अलावा जो कोई गली सली लकड़ी है उसके ऊपर और गले सड़े पत्तों के ऊपर, उसके ऊपर जो है ये ग्रो करते हैं। उसके बाद इसकी जो फूड है दे इंजेस्ट बैक्टीरिया। इसके अलावा ये स्पोर को खाते हैं, ये यीस्ट को और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अपनी फूड का हिस्सा बनाते हैं। यानी कि जिस तरह फंजाई डिकम्पोज करता है ये भी चीजों को डिकम्पोज करके अपनी फूड का हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज देखें तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस मियोसिस के जरिए। जब भी हैप्लॉइड सेल बनेगा तो उसमें हमेशा मियोसिस होगी। सो अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं जो रेजिस्टेंस रहते हैं, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन के जाने का वेट करते हैं। वाटर की कमी है या फिर सूरज की रोशनी नहीं है या पानी की कमी है तो वो अनफेवरेबल स्पोर जो है उस कंडीशन में ग्रो नहीं करेगा। जैसी कंडीशन होती है फेवरेबल, जो आपके ये स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जर्मिनेट कैसे होते हैं? लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक अनफेवरेबल कंडीशन में ये मैं इसकी बॉडी में स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स जो स्टॉक के ऊपर मौजूद है, इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में इसने कौन सी चीजों को बनाया? स्पोर्स को। कौन सी चीज बनी? स्पोर्स। जैसी कंडीशन फेवरेबल हुई स्पोरेंजिया रप्चर हुई और रप्चर होने के नतीजे में कौन सी चीज? स्पोर जो है वो गिर गए। और जैसे स्पोर गिरते हैं, स्पोर्स गिरने की वजह से दे जर्मिनेट, ये जर्मिनेट होंगे। मैं 2 डिफरेंट टाइप्स के बना रहा हूं ऐसे, और उसके ऊपर 2 फ्लैजेला है। ये स्पोर है, इसके ऊपर ये दूसरा स्पोर वो भी जर्मिनेट हुआ, दोनों के ऊपर बाइफ्लैजिलेटेड सेल मौजूद है। इनकी आपस में यूनियन हो जाती है।
यूनियन यानी कि मिल जाते हैं, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब इनकी यूनियन होती है तो उसके नतीजे में आपका यहां पर जाइगोट बन जाता है। ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, इनके क्रोमोसोम नंबर हाफ था। सो दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू, जब ये डेवलप होगा तो इससे नया जो है वो फंगस बन जाएगा। ये डिप्लॉइड हो गया था। सो इन दिस वे दे कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। इनको फ्लैजिलेटेड बाइफ्लैजिलेटेड सेल भी कहते हैं क्योंकि दो फ्लैजेल हैं। अमीबाइड सेल भी बोल देते हैं, स्वार्म सेल भी बोल देते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद इसकी एग्जांपल फिजारियम पॉलीसेफेलम है, जो कि मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज किया जाता है रिसर्च में। जब हम साइंस में सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, साइटोस्केलेटन हमने डिस्कस करना है या दूसरे पार्ट्स को हमने डिस्कस करना है, तो उसमें हम फिजारियम पॉलीसेफेलम की को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। जो नेक्स्ट है वो हमारा है जी वाटर मोल्ड का टॉपिक। अब हम उसको देखते हैं। बंद कर। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वो है वाटर मोल्ड्स। वाटर मोल्ड्स में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एज कंपेयर टू स्लाइम मोल्ड फंजाई के साथ ज्यादा क्लोज रिलेशन है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होती है ऑलमोस्ट फंजाई के साथ। इस वजह से इसको सबसे ज्यादा मोर एंशिएंट ग्रुप भी कहा जाता है, और इसी को वाटर मोल्ड को सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो फंजाई का एंसेस्टर माना जाता है। सिमिलर स्ट्रक्चर है, हाइफी भी मौजूद है इसके अलावा, और इसकी क्लोज रिलेशनशिप है इन इवोल्यूशनरी स्टेप के। ये एक्चुअली हो सकते हैं कि जो आपके फंजाई हैं वो इनसे ओरिजिनेट हुए हों इन लाइफ हिस्ट्री। इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसको डिफरेंट करते हैं फ्रॉम अदर फंजाई। नंबर 1 उसमें कि इसके अंदर सेलुलोज होती है, काइटन नहीं होती, सेलुलोज। उसके बाद इसके जो हाइफी हैं दे आर एसेप्टेड। एसेप्टेड मीन अगेन एंड अगेन, ये वर्ड रिपीट हो रहा है। ये फाइबर है, अगर फाइबर के अंदर जो हाइफी हैं उनके अंदर क्रॉस वॉल है और हर एक सेल डिस्टिंक्ट है, उस हाइफी को हम बोलते होते हैं सेप्टेट। ओके, सेप्टेट, जिसमें क्रॉस वॉल मौजूद है। अगर उसके अंदर ये क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है, विदाउट क्रॉस वॉल है, तो उसको हम क्या, हाइफी को क्या बोल देते होते हैं, एसेप्टेट। तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री। उसकी रीजन ये है कि जो आयरिश लोग थे 19th सेंचुरी के अंदर, वो टोटली पोटैटोज पे डिपेंडेंट थे। जिस तरह हम आजकल व्हीट पे डिपेंडेंट हैं या अमेरिकन मेज पे डिपेंडेंट हैं और बांग्लादेश राइस पे डिपेंडेंट है, वो पोटैटोज पे डिपेंडेंट थे। तो एक वहां पर अचानक ये फंगस ऐसे आया। अगर हम लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, दिस इज द एपिडर्मस सेल। ये एपिडर्मस लीफ की माइक्रोस्कोपिक की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, और ये जो है वो स्टोमेटल सेल होते हैं। स्टोमेटा आपस में जुड़े नहीं होते, सिर्फ कुछ पॉइंट से जुड़े होते हैं, ये स्टोमेटा है। और यहां पर सारे जो सेल मौजूद होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन सेल्स को जो फूड बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इन सेल्स को हम बोलते होते हैं मीजोफिल्स। दीज सेल्स विच हैव क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, ये लीव्स की मैं माइक्रोस्कोपिक सेल स्टडी की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर की, उसको बोलते होते हैं मीजोफिल सेल्स। और ये क्या होती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मस, इसको हम एपिडर्मस बोलते हैं। और ये कौन सी चीज है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा, और एक को ज्यादा हो तो स्टोमा बोलते होते हैं। सो इसके अंदर जब एक फंगस ग्रो कर गया, दिस इज फंगस, ये फंगस ग्रो कर रहा है, ये हाइफी है उसके जो इस पेनिट्रेट करते हैं स्टोमेटा में से, जो कि स्पेस का नाम है। और इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये जो जिससे ये रिप्रोड्यूस करता है उस बॉडी को भी मैंने बोला है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। दिस इज स्पोरेंजिया। जिन ब्रांचेस के ऊपर ये बनते हैं स्पोरेंजिया, उन ब्रांचेस को स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। वो पेनिट्रेट कर जाती हैं इनटू द लीफ, और लीफ के जिस सेल ने फूड बनानी होती है, ग्लूकोज बनानी होती है, उन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। दीज आर दी हाइफल स्ट्रक्चर, वो अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। जैसे ही पेनिट्रेट करती है तो सनलाइट की वजह से जब ये मीजोफिल सेल ने ग्लूकोज बनाना है, तो इस हाइफी के टॉक्सिन की वजह से वो कंटेमिनेट हो जाएगी, और वही टॉक्सिन, वही ग्लूकोज जब आपके पोटैटोज में स्टोर होती है, पोटैटोज इज द सोर्स ऑफ स्टार्च,
तो उसमें ये जहर भी चला जाएगा। जब वो लोगों ने पोटैटोज को खाया तो उसके नतीजे में लाखों की लोग में, मिलियंस नंबर में लोगों की डेथ होगी और उस वजह से काफी लोग मर भी गए और उसके साथ साथ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी होना पड़ा। और इस वजह से इसका ह्यूमन हिस्ट्री में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल समझा जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पोरेंजियो फोर्स एंड वाटर मोल्ड्स एंड चैप्टर नंबर 7। सो होप सो हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना है, इस चैप्टर में से शॉर्ट आना है। अल्लाह हाफिज।